ये कहानी आज तक ऑफिशियली अनसोल्ड है और अमेरिका की सबसे डिस्टर्बिंग फैमिली मिस्ट्री में गिनी जाती है। क्रिसमस की रात आमतौर पर खुशियों की होती है, घरों में रोशनी होती है, बच्चे सोने से पहले नए खिलौने के सपने देखते हैं और माँ बाप यही सोचते हैं कि आने वाला साल बेहतर होगा। लेकिन 24 दिसंबर 1945 की रात अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के एक छोटे से शहर फेटविल में एक ऐसा घर था जहाँ क्रिसमस की सुबह कभी आई ही नहीं। जॉर्ज सोडर और उनकी पत्नी जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जॉर्ज एक मेहनती बिजनेसमैन था। इलाके में उसकी पहचान एक ईमानदार आदमी की थी। घर बड़ा नहीं था लेकिन खुश था। क्रिसमस की रात बच्चों ने जिद की कि वो देर रात तक जागना चाहते हैं। जॉर्ज और जेनी ने अनुमति दे दी। कुछ बच्चे ऊपर वाले कमरे में खेलने चले गए, कुछ नीचे सो गए। रात करीब 12:30 बजे जॉर्ज ने आखिरी बार घर का दरवाजा चेक किया, बिजली बंद की और सोने चला गया। करीब 1 बजे जैनी की नींद एक फोन कॉल से टूटी। दूसरी तरफ एक अजनबी औरत थी जो किसी ऐसे इंसान का नाम पूछ रही थी जिसे जेनी जानती ही नहीं थी। पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थी। जेनी ने फोन कट कर दिया और दोबारा सोने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद ऊपर से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो। जेनी ने सोचा शायद बच्चे कुछ गिरा बैठे होंगे। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद घर में धुएं की गंध फैलने लगी। जेनी घबराकर उठी और देखा कि सीढ़ियों के पास आग लग चुकी थी। उसने तुरंत जॉर्ज को जगाया। दोनों ने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। नीचे सो रहे 4 बच्चे किसी तरह बाहर आए, लेकिन ऊपर वाले कमरे में सो रहे 5 बच्चे, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी जूनियर और बैटी, कहीं दिखाई नहीं दिए। जॉर्ज ने सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। उसने बाहर खड़े होकर सीढ़ियां ढूंढी जो हमेशा घर के पास रहती थी, लेकिन उस रात सीढ़ियां गायब थी। उसने अपने ट्रक से ऊपर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ, जबकि कुछ घंटे पहले वह बिल्कुल ठीक था। आग तेज होती चली गई। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फायर डिपार्टमेंट एक छोटे से शहर में होने के बावजूद लगभग 7 घंटे बाद पहुंची। तब तक घर पूरी तरह जल चुका था। सुबह आग बुझी। जॉर्ज और जेनी टूट चुके थे। उन्हें बताया गया कि ऊपर के 5 बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, लेकिन जब राख हटाई तो जो मिला उसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। घर के मलबे में एक भी इंसानी हड्डी, एक भी स्कल और एक भी बोन नहीं मिली, ना 5 बच्चों की, ना एक की। एक्सपर्ट्स ने कहा कि आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन जॉर्ज को यह बात कभी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था इतनी आग में भी हड्डी पूरी तरह गायब नहीं होती। और तभी जेनी को याद आया कि आग लगने से ठीक पहले फोन कॉल, छत पर गिरने की आवाज, सीढ़ी का गायब होना, ट्रक का स्टार्ट ना होना, यह सब संयोग नहीं हो सकता। उस समय सोडर परिवार के सामने एक सवाल खड़ा था जिसका जवाब 80 साल बाद आज भी नहीं है। अगर बच्चे आग में नहीं मरे तो फिर उस रात वे कहाँ गए? अगर आग ने उन्हें नहीं मारा तो क्या किसी ने उन्हें रात को चुरा लिया? अगली सुबह फेटविल का इलाका जाग चुका था, लेकिन सोडर परिवार के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। जले हुए घर के सामने खड़े जॉर्ज और जेनी अब भी उस उम्मीद में थे कि कोई चमत्कार होगा, शायद कोई बच्चा मलबे के नीचे मिल जाए, जिंदा या मरा। लेकिन जब लोकल अथॉरिटीज ने राख और मलबा हटाया तो वहां ऐसा कुछ नहीं था जो 5 बच्चों की मौत को साबित कर सके। ना जली हुई हड्डियां, ना दांत, ना खोपड़ी, कुछ भी नहीं। यही वो पल था जब इस घटना को हाउस फायर ट्रेजेडी कहकर बंद नहीं किया जा सका। जॉर्ज ने सवाल उठाया। उसने अधिकारियों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा फायर देखा है जिसमें इंसान की हड्डियां पूरी तरह गायब हो जाएं। जवाब गोलमोल थे। किसी ने कहा कि आग बहुत तेज थी, किसी ने कहा कि लकड़ी का घर था, सब जल गया होगा। लेकिन जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उसने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, जानवरों की हड्डी आग में डाली, पुरानी किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट से बात की। हर जगह जवाब एक जैसा था, इतनी आग में भी बोन्स पूरी तरह नष्ट नहीं होती। इसी बीच कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। एक पड़ोस महिला ने बताया कि आग लगने की रात उसने सोडर के घर के पास एक कार देखी थी। कार के अंदर कुछ लोग बैठे थे जो घर को देख रहे थे। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बात अजीब लग रही है। एक और विटनेस ने कहा कि उसने आग के दौरान किसी आदमी को घर के पास घूमते देखा था, जो कुछ देर बाद वहां से भाग गया। फिर एक और कहानी सामने आई। एक महिला जो पास के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, उसने दावा किया कि आग लगने के अगले दिन सुबह उसने 5 बच्चों को एक बस में देखा। बच्चों के साथ 2 आदमी और एक औरत थी। महिला ने कहा कि बच्चे डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने किसी से बात नहीं की। उस समय यह बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली, लेकिन सोडर परिवार के लिए यह एक उम्मीद की किरण बन गई। जॉर्ज और जेनी अब इस बात को मानने लगे थे
कि उनके बच्चों को उस रात किसी ने जानबूझकर बाहर निकाला था। इसी दौरान एक और रहस्यमयी बात सामने आई। जॉर्ज को याद आया कि आग लगने के कुछ हफ्ते पहले एक अजनबी आदमी उसके घर आया था। वह इंश्योरेंस बेचने के बहाने आया था। बातचीत के दौरान उसने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हारा घर एक दिन आग में जल जाएगा। जॉर्ज ने उसे डांटकर भगा दिया था। उस समय यह सिर्फ एक अजीब इंसिडेंट लगा था, लेकिन अब यह एक वार्निंग जैसी लग रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रात सीढ़ी का गायब होना आज तक समझ नहीं आ सका। बाद में सीढ़ी कुछ दूरी पर एक डिश में मिली, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां फेंका हो। जॉर्ज का ट्रक, जो आग से पहले बिल्कुल सही था, अगली सुबह आसानी से स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, फायर डिपार्टमेंट ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें उस रात कॉल मिली थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कारण, कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि आग कैसे लगी, सवाल यह था कि क्या यह आग एक डिस्ट्रैक्शन थी ताकि कोई पांचों बच्चों को बिना किसी शोर के बाहर ले जा सके। जैनी ने अपने बच्चों को मरा हुआ मानने से इनकार कर दिया। उसने ब्लैक कपड़े पहनना छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए मॉर्निंग का मतलब ही नहीं था। उसके लिए बच्चे जिंदा थे कहीं ना कहीं। समय बीतता गया, लेकिन सोडर परिवार ने खोज बंद नहीं की। जॉर्ज ने न्यूज़पेपर में ऐड छपवाए, पोस्टर लगवाए, रिवॉर्ड अनाउंस किए। जो भी बच्चों के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन हर जवाब के साथ सवाल और गहरे होते चले गए, क्योंकि जितना ज्यादा वे सच्चाई के करीब जाते दिखे थे, उतना ही कोई उसे उनसे छिपाने की कोशिश करता दिखता है। साल बीतते गए, लेकिन सोडर परिवार के लिए समय कभी आगे नहीं बढ़ा। जिस घर में कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सवाल थे। हर सुबह जैनी उसी उम्मीद के साथ उठती थी कि आज कोई दरवाजा खटखटाएगा, कोई खबर आएगी, कोई बताएगा कि उसके बच्चे जिंदा हैं। और फिर एक दिन, कई साल बाद, सच में कुछ आया, एक ऐसी चीज जिसने उम्मीद को फिर से जगा दिया। 1967 की एक सुबह सोडर परिवार के घर एक चिट्ठी पहुंची। कोई भेजने वाले का पता नहीं था, सिर्फ फेटविल लिखा था। जैनी के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई लंबा पत्र नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ एक फोटो। उस फोटो में एक जवान लड़का था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सी गंभीरता। फोटो के पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था, लुइस सोडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, लिल बॉयज A91, 32 और 35। लुइस सोडर, वही लुइस जो आग की रात गायब हुआ था। जैनी को सांस लेना मुश्किल हो गया। फोटो में लड़के की शक्ल लुइस से डरावनी हद तक मिलती थी। नाक, आंख, चेहरा, सब कुछ। सिर्फ उम्र ज्यादा लग रही थी। अगर लुइस जिंदा होता तो उसकी उम्र उतनी ही होती जितनी उस लड़के की लग रही थी। जॉर्ज ने तुरंत अथॉरिटीज से संपर्क किया। फोटो को FBI को भेजा गया। कुछ हफ्तों बाद FBI का जवाब आया। उन्होंने फोटो की हैंडराइटिंग और बैकग्राउंड की जांच की, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। और फिर बिना किसी साफ वजह के FBI ने केस को इनएक्टिव घोषित कर दिया। सोडर परिवार के लिए यह किसी दूसरी मौत से कम नहीं था, लेकिन जैनी ने हार नहीं मानी। उसने फोटो को घर के सामने एक बड़े बिलबोर्ड पर लगवाया। उस बिलबोर्ड पर पांचों बच्चों की तस्वीरें थी। साथ में लिखा था, मिसिंग सिंस क्रिसमस 1945। यह बिलबोर्ड दर्शकों तक वहीं खड़ा रहा, हर आने जाने वालों को याद दिलाता रहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी दौरान और भी अजीब बात सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सालों बाद अलग अलग राज्यों में ऐसे बच्चों को देखा है जो सोडर बच्चों जैसे लगते थे। कोई कहता था कि वो इटालियन भाषा बोलते सुने गए, कोई कहता था कि वो किसी और नाम से रह रहे थे। हर टिप एक नई उम्मीद देता और हर बार जांच अधूरी रह जाती। एक थ्योरी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, जॉर्ज सोडर के पॉलिटिकल व्यूज को लेकर। जॉर्ज खुले तौर पर म्यूसिली और इटालियन फैशिज्म के खिलाफ बोलता था। उस दौर में यह एक खतरनाक बात थी। कुछ लोगों का मानना था कि बच्चों का अपहरण किसी बदले या सजा का हिस्सा था, एक ऐसा संदेश जिसे कभी ओपनली कहा नहीं गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर बच्चे जिंदा थे तो उन्होंने कभी खुद से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या उन्हें ऐसा करने से रोका गया, या क्या उन्हें सिखाया गया कि उनका पुराना जीवन खत्म हो चुका है? जॉर्ज की मौत 1969 में हो गई। वह अपने बच्चों की सच्चाई जाने बिना चला गया। जैनी ने आखिरी सांस तक इंतजार किया। उसकी मौत के समय भी घर में वही बिलबोर्ड लगा था, 5 खाली जगह, 5 अधूरे नाम। और वो फोटो आज भी इस केस का सबसे रहस्यमयी सबूत है। जब किसी मामले में सच्चाई बहुत ज्यादा असहज हो जाती है तो जांच अक्सर सवाल पूछना बंद कर देती है। सोडर बच्चों के केस में भी कुछ ऐसा हुआ। आग के बाद शुरुआती हफ्तों में जो हलचल थी वह धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी।
लोकल अथॉरिटीज़ ने इसे एक दुखद हादसा मान लिया था और उनकी नज़र में कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन जिन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले वे समय के साथ और भारी होते चले गए। सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक थी फायर इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह घर की जांच की गई वह किसी सीरियस इंक्वायरी जैसी नहीं थी। आग बुझने के बाद घर के मलबे को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। कुछ ही दिनों में बुलडोजर मंगाकर पूरा एरिया समतल कर दिया गया। अगर वहां कोई सबूत था, हड्डियां, कपड़े या कोई बाहरी चीज, तो वह हमेशा के लिए मिट चुका था। यह फैसला आज भी समझ से बाहर है। फिर आई डेथ सर्टिफिकेट्स की बात। अथॉरिटीज ने 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए, जबकि कोई शव नहीं मिला था। जॉर्ज और जेनी ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी बात को ग्रीफ रिएक्शन कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल यह था कि बिना बॉडीज के मौत कैसे ऑफिशियली कंफर्म की जा सकती है। इसका कोई साफ जवाब कभी नहीं दिया गया। जैसे जैसे समय बीता, सोडर परिवार ने देखा कि कुछ सवाल पूछने पर लोग असहज हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बात टालने लगे, रिकॉर्ड्स अधूरे मिलने लगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स से जो पहले मौजूद बताए गए थे बाद में लॉस्ट कहकर उन्हें वापस भेज दिया गया। ऐसा लगने लगा जैसे यह केस धीरे धीरे सिस्टम की यादों से हटता जा रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब जॉर्ज ने एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट ने साफ कहा कि जिस इंटेंसिटी की आग बताई जा रही है वह उस घर में संभव नहीं थी, और अगर मान भी लिया जाए कि आग बहुत तेज थी, तब भी कम से कम 5 बच्चों के दांत और हड्डियों के फ्रैगमेंट्स मिलने चाहिए थे। लेकिन वहां कुछ नहीं था, शून्य। इस बीच फायर चीफ का एक बयान भी बाद में सामने आया। उसने कहा कि उसने मलबे के कुछ बोन फ्रैगमेंट देखे थे और उन्हें पास के सेमेट्री में दफना दिया था। यह बात पहले कभी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं थी। जब जॉर्ज ने इस पर सवाल उठाया तो उन फ्रैगमेंट्स की जांच कराई गई तो पता चला कि वे एनिमल्स बोन थे, इंसान के नहीं। इसका मतलब साफ था, या तो फायर चीफ ने झूठ बोला था, या उसने बिना सोचे समझे सबूत नष्ट कर दिए थे, या उसे कभी सबूत मिले भी नहीं थे। इन सब के बीच FBI की चुप्पी और भी रहस्यमय लगने लगी। उन्होंने कुछ समय तक केस देखा, लेकिन फिर अचानक हाथ खींच लिया। कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक लाइन, नो एविडेंस ऑफ फेडरल क्राइम। लेकिन अगर 5 बच्चे बिना ट्रेस के गायब हुए तो वह फेडरल क्राइम नहीं है? यह सवाल कभी पूछा ही नहीं गया। जैनी के लिए यह सब किसी धीमे जहर की तरह था। हर नई जानकारी उम्मीद देती थी और हर बंद दरवाजा उस उम्मीद को तोड़ देता था। उसे लगता था कि सच्चाई कहीं बहुत पास है, लेकिन कोई जानबूझकर उसे छुपा रहा है। और शायद यही केस का सबसे डरावना पहलू है। यह सिर्फ बच्चों के गायब होने की कहानी नहीं है, यह उस खामोशी की कहानी है जो तब पैदा होती है जब सिस्टम किसी सवाल का जवाब नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोडर बच्चों का मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रहा, यह एक ऐसी पहेली बन गया जिसे हर कोई अपने तरीके से समझने की कोशिश करने लगा। आधिकारिक जांच भले ही शांत हो गई थी, लेकिन लोगों के बीच कहानियां, अंदाजे और थ्योरीज फैलती चली गई। और इन थ्योरीज में कुछ इतनी डरावनी थी कि वे आग से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगी। सबसे पहली थ्योरी, ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। फोन कॉल, छत पर गिरने की आवाज, सीढ़ी का गायब होना, ट्रक का न चलना, ये सब एक प्लान्ड डिस्ट्रक्शन लगते थे। आग सिर्फ एक कवर थी ताकि बच्चे बिना किसी शक के घर से बाहर निकल सके। अगर ऐसा था तो सवाल यह था कि किसने और क्यों। यहीं पर जॉर्ज सोडर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी फिर से सामने आती है। वह इटालियन ओरिजिन का था, लेकिन खुले तौर पर म्यूसली और फैक्सिज्म आइडियोलॉजी का विरोध करता था। उस दौर में खासकर इमिग्रेंट कम्युनिटीज में यह एक खतरनाक स्टैंड माना जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि बच्चों का अपहरण जॉर्ज को सजा देने का तरीका था, एक ऐसा संदेश जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरी थ्योरी और भी अनसेटलिंग थी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने माना कि बच्चों को जिंदा रखा गया हो सकता है, लेकिन उनकी पहचान बदल दी गई। अगर उन्हें किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी फैमिली के साथ बड़ा किया गया तो हो सकता है उन्हें सिखाया गया हो कि उनका पुराना नाम, पुराने जीवन कभी था ही नहीं। ये सोच जैनी के लिए सबसे दर्दनाक थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके बच्चे जिंदा होकर भी उससे हमेशा के लिए दूर हो सकते थे। एक और थ्योरी ने कहानी को और अंधेरे में धकेल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को किसी अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए बाहर भेजा गया,
शायद देश से बाहर। उस समय डॉक्यूमेंटेशन, बॉर्डर चेक्स, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आज जैसे सख्त नहीं थे। एक बच्चे को कहीं और भेज देना आज मुश्किल लगता है, लेकिन 1940 में यह नामुमकिन नहीं था। फिर एक और सवाल उठता है, अगर बच्चे जिंदा थे तो उन्होंने कभी खुद संपर्क क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डर, ब्रेन वॉशिंग या मजबूती से उन्हें चुप रखा। कुछ का मानना है शायद वे खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानते थे। इन थ्योरीज के बीच एक बात कॉमन है, आग से कहीं ज्यादा कुछ हुआ था। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लगती। बहुत ज्यादा चीजें उस रात गलत समय पर हुई और बहुत ज्यादा सवालों को गलत तरीके से बंद कर दिया गया। जैनी आखिरी समय तक मानती रही कि उसके बच्चे जिंदा हैं। उसके लिए हर थ्योरी, हर कहानी, हर अफवाह एक संभावना थी। और शायद यही वजह है कि यह मामला आज भी लोगों को बेचैन करता है, क्योंकि यह सिर्फ मौत की कहानी नहीं, यह गुमशुदगी की कहानी है। और गुमशुदगी हमेशा मौत से ज्यादा डरावनी होती है। ऐसा कहा जाता है समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस आदत बन जाते हैं। सोडर परिवार के लिए भी वक्त ऐसा ही था। साल दर बसाल बीतते गए, शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन फैटविल के उस कोने में खड़ा बिलबोर्ड वही रहा। 5 बच्चों की तस्वीरें जो अब बच्चे नहीं रह गए थे, लेकिन जिनकी उम्र कभी बढ़ती हुई देखी नहीं गई। जॉर्ज की मौत के बाद जैनी अकेली रह गई। उसने अपना पूरा जीवन इसी सवाल के साथ गुजारा, अगर उसके बच्चे जिंदा हैं तो क्या वे कभी वापस आएंगे? उसने आखिरी सांस तक यह मानने से इनकार किया कि आग ने उनके बच्चों को मार दिया। उसके लिए बिना शरीर के मौत एक अधूरी कहानी थी, और अधूरी कहानियां दफन नहीं होती। सालों बाद इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस ने इस केस को फिर से देखा। मॉडर्न फोरेंसिक साइंस के हिसाब से पूरी रिपोर्ट्स को पढ़ा गया। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे, जिस तरह से केस हैंडल किया गया उसमें बहुत सी गलतियां थी। एविडेंस को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया, विटनेस स्टेटमेंट्स को पूरी गंभीरता से नहीं लिया गया, और सबसे जरूरी बात, कुछ सवाल कभी पूछे ही नहीं गए। आज सोडर चिल्ड्रन का मामला ऑफिशियली अब भी अनसोल्ड है। न किडनैपिंग साबित हुई, न एक्सीडेंट। फोटो आज भी मौजूद है, लेटर आज भी आर्काइव में है, विटनेस स्टेटमेंट्स आज भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और सच्चाई अगर वह कभी थी तो या तो किसी की यादों में दबी रह गई या किसी की चुप्पी में। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भूत, आग या अंधेरा नहीं है। सबसे डरावनी चीज है अस्थिरता। यह जानना कि कुछ लोग बिना ट्रेस के गायब हो सकते हैं और दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी कभी सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं होते। वो टूटे फूटे हिस्सों में बटे होते हैं, किसी पुराने रिकॉर्ड में, किसी भूली हुई याद में, किसी ऐसी चुप्पी में जिसे कभी तोड़ा ही ना गया हो। और शायद यही वजह है कि सोडर बच्चों की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हर मिस्ट्री का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां बस वहीं रुक जाती हैं, एक जले हुए घर के सामने, एक खाली जगह पर, 5 नामों के नीचे। अगर वे उस रात सच में मर गए थे तो उनके निशान कभी मिले क्यों नहीं? और अगर वे जिंदा थे तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि कोई अब भी उनका इंतजार कर रहा है?